the energy to which the energy to which ears are sensitive. Ears are sensitive is known as sound. ठीक है. In general, all types of wave are produced in an elastic material medium. Irrespective of whether irrespective of whether these are heard or not are not are known as sound. So let us do some classification. According to their frequency, better होगा frequencies लिखा गया. According to their frequencies, waves are divided into three categories. नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसको. ठीक है, हो गया. सर एक मिनट.
ठीक है बेटा? Yes, sir. Type number 1, audible or sound waves. ये वो वेव्स होती है जिसका रेंज यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, यानी किसी भी वेव का अगर रेंज आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है तो उस वेव को हम सुन सकते हैं। ठीक है, और उसको हम ऑडिबल और साउंड वेव बोलेंगे। These are generated by vibrating bodies such as vocal cords, string, or membrane. Number 2, infrasonic waves, frequency greater than 20,000 hertz, 20 gigahertz, 20 kilohertz. Human ears cannot detect these waves. But certain animals or creatures such as mosquito, dog, and bat show response to these. As velocity of sound in ear is approximately 332 meter per second. In some book you will get 328 to 332. तो अगर एग्जाम में कहीं दिया है वैल्यू आपको तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। 328 से लेके 332 तक अलग अलग वैल्यू आपको रिपोर्टेड मिलेगी। अभी आगे इनका रीजन भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, इसमें वेरी क्यों है वैल्यू। ठीक है, इन ईयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, so that
so that 30 meter second, so the wavelength of ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स लिख रहा था मैं, यहाँ पे नाम इंफ्रा लिख गया था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, इंफ्रा का लेस देन 20 होता है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में लिखा है। ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स, सर्टेन क्रीचर्स सच एज मॉस्किटो, डॉग एंड बैट शुड रिस्पॉन्ड टू दीज। एज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर इज दिस मीटर per second, so the wavelength of ultrasonic wave lambda must be less than 1.66 pm। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होनी चाहिए तो वेवलेंथ लेस होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन हमने पीछे देखा हुआ है, ठीक है। ओके, ये हो गया अल्ट्रासोनिक का। अब देखते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स, तो इसमें क्या देखो 20 to 20 किलोहर्ट्ज का रेंज लिया हुआ है हमने, ठीक है। अगर 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर अल्ट्रा हो गया तो 20 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रा हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लाई बिलो, फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 20 हर्ट्ज। इसका एग्जांपल है वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ओशियन वेव्स एक्सेट्रा। एग्जांपल है इसका वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ओशियन वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज को इजिली समझ सकते हैं कि 20 और 20 किलो हर्ट्ज का जो रेंज है इसको फिक्स करें 20 के बिलो इंफ्रासोनिक, एग्जांपल अर्थक्वेक या ओशियन वेव, और उसके ऊपर आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। एक टर्म आता है सुपरसोनिक स्पीड। क्या नाम आता है? टर्म आता है सुपरसोनिक स्पीड। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, या इसको हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि साउंड के स्पीड से तेज मूव करे उसको हम सुपरसोनिक स्पीड बोलेंगे। तो चाहे तो उसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना अल्ट्रासोनिक का वेवलेंथ लेस देन 1.66 एम है, तो इंफ्रासोनिक का वेवलेंथ, इसका जो वेवलेंथ होगा वो आपका ग्रेटर देन 1.66 एम होगा। तो यहाँ से एक वैल्यू दिमाग में रख सकते हैं साउंड के लिए कि साउंड वेव होती है वो 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। की रेंज को लिमिट बना लेंगे, लोअर लिमिट के नीचे आ जाएंगे तो इंफ्रासोनिक, ऊपर चले जाएंगे तो अल्ट्रासोनिक, ठीक है। यस सर। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। एक टर्म आता है जिसका नाम होता है सुपरसोनिक स्पीड, सुना होगा आपने, सुपरसोनिक मिसाइल अक्सर आता रहता है।
कि इसरो टेस्टेड दिस सुपरसोनिक स्पीड an object moving with an object moving with a speed greater than the speed of sound, greater than the speed of sound is said to move with supersonic speed. Another less used but important formula. This is called Mach number. ये नंबर पहले सुना कि कभी आप लोगों ने मैच नंबर? आई थिंक फर्स्ट टाइम सुनना है क्या? इट इज दी सर ये किसी चीज का रेशियो होता था, हाँ किसी चीज का रेशियो होता था। अच्छा, इट इज द रेशियो of velocity. It is the ratio of velocity of source to the velocity of sound thus Mach number equal to velocity of wave, velocity of source divided by velocity of sound. ठीक है? नोट ही कर लेते हैं इसको भी, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव्स. Difference between sound and light waves. Number one, sound wave is mechanical, so required medium to propagate, while light is non-mechanical, so does not require
any medium to travel. ठीक है, any मटेरियल मीडियम ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, ठीक है, उस तरीके से तो वैक्यूम भी एक मीडियम हो ही सकता है। सेकेंड, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal, but light waves are transverse. Wavelength of sound waves ranges from 1.65 cm to 16.5 meters, and for light it ranges from 4,000 angstrom to 2,000 angstrom. अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, वो रहेगी तो आगे हेल्प करेगी इनको बनाने में। लेकिन अब न्यूमेरिकल पोर्शन इसका या फार्मूला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला सेक्शन है इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड, नंबर 1, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। A on a stressed string, V will be under root T by M where T is tension in the string and M is mass per unit length, mass per unit length of the string। नोट कर लो, नहीं आगे कंफ्यूजन हो सकती है। where T is tension in the string and M is mass per unit length, mass per unit length of the string, mass per unit length of the string। B, in a solid body
neta by rho, where eta is this is called modulus of rigidity. Modulus of rigidity and rho is density of the material. ठीक है, तो ट्रांसवर्स है तो सॉलिड में चलेगा या सरफेस पे चलेगा लिक्विड के, बाकी कहीं और होना नहीं है इसको। चलिए लॉन्गिट्यूडनल का देखें स्पीड। यस सर। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव केस ए, यहाँ पे सब कुछ चेक करना पड़ेगा इन सॉलिड मीडियम। V will be given as under root k plus 4/3 eta upon रो, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ध्यान रखना। Where do you know the meaning of the term? K is bulk modulus, eta modulus of rigidity, we know this. Modulus of rigidity and rho is density of material. ये पे एक नोट लिख लें साथ में इसके। When solid is in the form of long bar, then this B is directly written as under root y by rho, where y is Young's modulus of material of rod. Young's modulus of सर जो 4 के नीचे एन है वो फ्रीक्वेंसी है सॉलिड मीडियम में। 4/3 लिखा हुआ है मैंने। ओह, ये 4/3 ईटा के चक्कर में वो एन दिख रहा था ना। k Yes, plus sir. 4/3 eta by rho या b equal to under root y by rho सारे लॉन्ग बार। b केस क्या हो जाएगा इसका, लिक्विड में क्या हो जाएगा, इन ए लिक्विड this b is going to be just k by rho। k बल्क मॉडुलस है, पता है हमको, एंड c इन गैस, तो यहाँ पे भी यही रह जाएगा अंडर रूट k by rho। Velocity of sound in elastic medium,
velocity of sound in elastic medium. तो हमने पीछे पढ़ा था कि वेव मोशन के लिए मीडियम में इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों जरूरी था, ठीक है। तो उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या होता है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये भी देखा था हमने कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम होता है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता था। तो वेलोसिटी v इज डायरेक्टली रिटन एज e by rho, where e is elasticity of the medium and rho is density. तो किसी भी मीडियम में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, डेंसिटी कम हो, है ना। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो और डेंसिटी कम हो, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं उनको। एज solids are most elastic while gases least, that is e solid, e liquid and e gas। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो हमने फर्स्ट डे पूछा था कि साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, है ना, ठीक है। तो the velocity of sound is maximum in solids and minimum in gases. B solid is more than, Sir, एक मिनट बेटा, B liquid and then B air या gas, B air or gas and then B air। इसकी वैल्यू दी हुई है 5000 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ये 1500 मीटर पर सेकेंड होती है और ये आपका 3330। हमने बताया था कि आपको साउंड की वेलोसिटी 328 से 332 तक आपको मिलेगी वैल्यू, तो उससे परेशान नहीं होना है अपने को, ठीक है। नोट इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि यहां से हमने देखा कि साउंड का जो स्पीड है वाटर में वो एयर से ज्यादा होगा। फॉर साउंड डी वाटर is greater than the air,
but for light B air will be greater than B water. Since water is rarer than air for sound and denser for light. यहाँ पे डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रोपोगेशन से मतलब है रेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वाटर इज रेयर फॉर साउंड देन एयर एंड फॉर लाइट इट इज रिवर्स, ठीक है। चलिए अब लाइट की साउंड की वेलोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है या बाकी चीजें क्या है, इसको जानने के लिए एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। तो जरा उसको भी देख लेते हैं क्या है, नोट कर लिया इतना? यस सर। लिखते हैं न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला तो न्यूटन ने एक एजम्पशन लिया था जो कि गलत हो गया इत्तेफाक से। तो एजम्पशन इनका क्या था, इन्होंने कहा था व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन मीडियम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इन्होंने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ये, बट एक्चुअली में ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं था, बट देखते हैं क्या है। ही एज्यूम्स he assumed that when sound propagates when sound propagates when sound propagates through air, temperature remains constant. Temperature remain constant, that is the process is isothermal. The process is isothermal. And he has calculated B air as bulk modulus divided by rho or pressure divided by rho, since we know that K equal to E theta equal to P, where E theta is isothermal elasticity and P is pressure, ठीक है। दिस इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमने लिखाया हुआ था, है ना, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड बाय कैलकुलेशन
he got velocity of sound in ear as 279 मीटर पर सेकेंड। तो अभी एक्चुअली में हमने देखा था कि वो 328 से 332, 328 टू 332 मीटर पर सेकेंड के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए। ये काफी कम वैल्यू निकली इसकी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के पास नहीं आई, ठीक है, ठीक है। So therefore some correction is required in this formula. However, the experimental value of sound in ear is 332 meter per second, which is greater than that given by Newton's. So since this formula required some modification, and the modification was done by, or the correction was done by Laplace, so this is called as Laplace correction or Laplace correction. देखते हैं क्या करेक्शन किया इन्होंने। तो इन्होंने करेक्शन क्या किया, जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी E है, इस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को गामा P के साथ में रिप्लेस कर दिया। किसके साथ में रिप्लेस कर दिया? गामा P के साथ में रिप्लेस कर दिया बाई कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, ठीक है, नोट कर सर लिया। 1 मिनट। हो गया? यस सर। चलिए, तो न्यूटन ने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस है, लाप्लास से करेक्शन करेंगे और इसको बोलेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ई थीटा आपका गामा पी चेंज हो जाएगा, गामा आ जाएगा और आपकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। लाप्लास से करेक्शन, he modified Newton's formula assuming that propagation of sound in ear
एडियाबैटिक प्रोसेस, so he gave the formula B equal to K by rho, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, but he used K equal to E phi, K equal to E phi equal to gamma P। ध्यान रखना यहाँ पे ई थीटा यूज किया गया था आइसोथर्मल के लिए, यहाँ पे ई फाई यूज किया गया है। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। अ वैल्यू ऑफ दिस इज गामा पी, दिस इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। और हमने इसको समझाया था अच्छे से इलास्टिसिटी, और बताया था कि ई 5/e थीटा इक्वल टू गामा, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना? ओके। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फॉर ईयर गामा इज 1.41, गामा इज 1.41। तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट गामा p बाई रो। हमको p बाई रो की वैल्यू पता है, तो अंडर रूट गामा अंडर रूट p बाई रो लिख दें इसको। हमने कैलकुलेशन किया हुआ था इसके लिए 1.41, इसकी वैल्यू पीछे निकाला था न्यूटन के मेथड से, कितना? 279 निकाला हुआ है। तो 279 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 331.3 मीटर पर सेकेंड। बी ईयर, बी ईयर मतलब ईयर की वेलोसिटी नहीं है, ये साउंड की वेलोसिटी इन ईयर की बात हो रही है, ठीक है? साउंड की वेलोसिटी इन ईयर की बात हो रही है। ओके, तो दिस इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है? नाउ इसको नोट करने बाद में कुछ चीज देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। मनस्वी आपका? नहीं सर, नहीं वो लिख रही हूँ। सर मेरा नहीं हुआ था। ओके, नोटेड सर। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो फार्मूले में देखा था कि बाई रो था, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो है। अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो बी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम तो बी बढ़ जाएगा। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये हम किस पे देख रहे हैं सारा इफेक्ट?
साउंड की वेलोसिटी पे देख रहे हैं। तो बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी हमने फार्मूले में देखा हुआ है, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा क्या नहीं, देखो यहां से तो हमें असर दिख रहा है, लेकिन इसको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में जो कुछ ये दिख रहा है ऐसे है कि नहीं। जैसे b इक्वल टू एन लैम्डा देखा था, तो एन और लैम्डा पे डिपेंडेंसी फार्मूले में दिख रही थी, बट एक्चुअल में एनालाइज किया गया तो नहीं दिखी। वही सिचुएशन प्रेशर के साथ में होता है। तो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं पूरे फार्मूले को इसके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो b इक्वल टू हमने निकाला गामा p बाई रो। Let us simplify this formula and write this as gamma RT by M. Why this formula? We know that PB equal to RT, NRT होता है ना, PB equal to NRT या PB equal to RT, याद है? ठीक है, PB equal to RT। अब क्या करें, P बाई रो का हमें फार्मूला चाहिए, और रो इक्वल टू क्या होता है, m बाई बी होता है ना। क्या होता है, रो इक्वल टू m बाई बी होता है। तो रो इक्वल टू m बाई बी जब इस फार्मूले में पुटअप करेंगे तो ऊपर pb चला जाएगा, अब pb इक्वल टू RT हो जाएगा, तो नीचे m ऊपर RT आ जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो यहाँ से p की वैल्यू m बाई रो निकालो, यहाँ पे लाके पुटअप कर दो, b की वैल्यू ये m बाई रो आ जाएगा, यहाँ पे RT है, ये P बाई रो लिखो, ये RT बाई M हो जाएगा। P बाई रो यहाँ पे दिया, इसको ला करके RT बाई M यहाँ पुटअप कर दो। ठीक, तो B इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई M। तो आपने देखा कि इफ T इज कांस्टेंट then R is constant, gamma is constant and M is constant। ठीक है, तो if T is constant, then velocity of sound is independent of the pressure of gas। ठीक है, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, one always need to know this point, effect of temperature। तो अभी ऊपर वाले फार्मूले में हमने ड्राइव किया b इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई M। तो दिस कैन गिव यू डायरेक्टली b प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। ध्यान रखना T इज इन केल्विन, इसमें लिखेंगे T को केल्विन में लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नोट, नहीं तो गलत हो जाएगा। T इज इन केल्विन ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज जब भी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो T को केल्विन में करके ही करेंगे। ठीक है, नाउ
इस पे एक रिलेशन है, क्योंकि अंडर रूट बना हुआ है तो बायनोमियल लेकर के सॉल्व करके एक रिलेशन बना सकते हैं। इसको लिख लेते हैं। व्हेन आई थिंक इसको मुझे नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसको। हो गया? यस सर। When temperature change is small, when the temperature change is small, then B at temperature T is written as B0 1 plus alpha into T, where B0 is velocity of sound at 0 degree centigrade या 273.15 Kelvin, and Bt is velocity of sound at T degree centigrade, and alpha is temperature coefficient of velocity of sound ठीक है। नाउ value of alpha is approximately 0.608 meter per second per degree centigrade. This is approximately written as 6.61 meter per second per degree centigrade, and meaning of this is that when you raise the temperature of the medium or gas by 1 degree centigrade, velocity of light will increase, velocity of sound is increases by 0.61 meter per second। ठीक है, इसको चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं ऐसे हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ velocity of sound is defined as the change in the velocity of sound when
temperature is when temperature changes by 1 degree centigrade. When temperature changes by 1 degree centigrade. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल मिलेगा इस पे अच्छा खासा करने के लिए। आगे बढ़े। यस सर। मनस्वी आपका हो गया। यस सर। देन इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब सब नॉर्मल पॉइंट्स इनको खाली लिख लेना है अपने को। 0.3 हो गया, 0.4 इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। with increase in humidity क्या चेंज होगा? डेंसिटी। with increase in humidity density of air decreases density of air decreases and so with rise in humidity with rise in humidity velocity of sound increases। velocity of sound increases। 5th point। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, नोट कर ले, एक ऑब्जर्वेशन है। दिस इज वाई sound travels faster in humid air, means rainy season, then in dry air, means summer, at the same temperature। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग भी चीजों को पढ़ते हुए कुछ सोचिए और बताते रहिए हमको कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, किसी भी चीज को बताने समझाने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट देखते हैं इसमें। एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं, फिर साउंड खत्म हो जाएगा अपना। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी
ये ऑब्वियस इफेक्ट है, वेल नोन इफेक्ट है। अगर ये डायरेक्शन में हवा चलेगी तो जल्दी ले जाएगी, अपोजिट चलेगी तो उसको रोकेगी। तो इसको डायग्राम के थ्रू यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं ये सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, let wind is flowing in this direction, wind with w velocity, and you want to propagate your sound in this direction. So see here, if you do factorization or break this, then in this direction you will get component w cos theta, w cos theta. The effective wind velocity, that will be SL, will be given as V plus W cos theta. If cos theta is positive, then V will increase, and if cos theta is negative, then V will decrease. So by using this formula, we can calculate the effect of wind velocity. तो इसमें देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 if theta equal to 0, then effective velocity is going to be v plus w, यानी velocity wind velocity के बराबर बढ़ जाएगी। and if theta equal to 90 degree, then SL will be v, only no effect क्योंकि 90 cos की वैल्यू 0 होती है। and if theta equal to pi मतलब अपोजिट डायरेक्शन, then SL is going to be v minus w, यानी वेलोसिटी घट जाएगी, यानी हवा अपोजिट चलेगी तो लेट में आपकी आवाज पहुंचेगी। इस चीज को भी आप लोग फील कर सकते हैं। कभी प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाइए, थोड़ा सा हवा तेज चल रही हो तो आप उसके डायरेक्शन में बात कीजिए और उसके अपोजिट में बात कीजिए, तो आप फील कर सकते हैं कि आपको किसमें ज्यादा प्रेशर लगा करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रिपीटेशन है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर पॉइंट नंबर 6, ये रिपीटेशन है जो पीछे पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ नोट कर लेंगे। साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी or wavelength sound of any frequency or wavelength travels through a given medium with the same velocity। इसका रीजन हमने एक्सप्लेन किया हुआ था पीछे कि बी आपका कांस्टेंट रहता है, अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपका चेंज हो जाता है। बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम
Be constant for a given medium. Be constant for a given medium. For a given medium. Velocity remains constant. All other factors like phase, loudness, pitch, quality, etc. have practically no effect on sound velocity. Seventh point, important point है, relation between velocity of sound and रूट मीन स्क्वायर, इसको आरएमएस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको BRMS कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बी साउंड हमने पीछे फार्मूला देखा था, अंडर रूट गामा RT/M था, and BRMS is given as under root 3 RT/M। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा BRMS अपॉन B साउंड इक्वल टू अंडर रूट 3 गामा, और B साउंड इक्वल टू गामा/3 अंडर रूट गामा/3 BRMS। यानी किसी भी मीडियम में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी गैस की, उस मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट गामा/3 इंटू BRMS होगी। तो इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन में, हीलियम में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में किस गैस में साउंड की कितनी वेलोसिटी होगी, इस फार्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, क्योंकि BRMS और गामा हर एक के लिए हमको पता है। यस सर। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसमें, और क्योंकि मीडियम चाहिए तो कई बार पूछता है मून के बारे में। तो सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, therefore propagation of sound is not possible there. To do conversation on moon, that astronaut uses an instrument which can transmit and detect electromagnetic waves. वहाँ पे चांद पे जा करके आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो until unless आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ड टॉकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो। ठीक है,